क्लास। आज हमारा समाज एवं पर्यावरण विषय में अध्याय नंबर 2 संसाधन और विकास इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारी यूनिट 2 भूगोल जिसे ज्योग्राफी कहते हैं इसके अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं संसाधन क्या होते हैं तथा इनका विकास किस प्रकार से मानव कर सकता है। संसाधन कोई भी वस्तु जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है वे संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों, संसाधन क्या होता है? संसाधन वे सभी वस्तुएं होते हैं जिसका मानव उपयोग करता है। कुछ वस्तुओं को मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर लेता है तथा कुछ वस्तुओं को मानव अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन तथा दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जिसका प्रयोग मानव सीधे प्रकृति से करता है तो वो उसके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तथा वे संसाधन जो मानव निर्मित यानी जिसका प्रयोग मानव ने ही बनाया है, मैन मेड है, जिसका निर्माण मानव द्वारा ही किया गया है, प्रकृति द्वारा नहीं, और उसका उपयोग करना तो वो मानव निर्मित संसाधन के रूप में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है भूमि, जल, मृदा, खनिज। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। भूमि, जल, मृदा यानी भूमि, मिट्टी और पानी, इसको तो इंसान बना नहीं सकता, ये तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। और जैसे भवन, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, ये सब क्या है? ये इंसान बना सकता है, तो ये मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। तो मुख्यतः मानव निर्मित क्या है? जैसे मानव बनाता है, घर बनाता है, सड़कें बनाता है, रेल मार्ग बनाता है, ट्रेनें बनाता है, नहरें बनाता है, बांध बनाता है, उससे बिजली उत्पन्न करता है। तो ये सब कौन से संसाधन हो गए जिसका मानव यूज़ भी करता है और मानव खुद ही बनाता है, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आइए संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो जैसे भी हमने बताया कि संसाधन को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। फिर वही प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आया है? भूमि, जल, वायु, जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, तथा वे संसाधन जो मानव खुद स्वयं बनाता है, उसको प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं और उसका प्रयोग मानव करता है, तो वे संसाधन कहलाता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि अभी हमने बताया क्या है, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत मानव ने अपने परिश्रम और बुद्धि के कौशल के रूप में, यानी जिसने मानव ने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया, बुद्धि यूज़ किया, उसको प्राकृतिक संसाधन का भी उसमें यूज़ किया, उसको एक नया प्रकार दे दिया, एक नया रूप दे दिया जो कि मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे कि सड़कें बना दी है, उसने रेल मार्ग बनाया जो कि मानव ने ही बनाया है, और किसके लिए बनाया है? मानव ही यूज़ करता है, ट्रैवल करता है, इधर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, तो किसके द्वारा जाता है? रेल मार्ग के द्वारा जाता है, सड़कों के द्वारा जाता है, बाय बस जाता है, तो ये मानव निर्मित ही है और यूज़ कौन करता है? मानव ही करता है। तो ये संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? मानव निर्मित संसाधन। इसमें कुछ अन्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो वो है उसने जल विद्युत उत्पादन किया। तो बच्चों जानते हैं सभी लोग कि विद्युत का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, कि जो विद्युत है, एक तो पहले उसको अब आज के टाइम पे विद्युत का उत्पादन होता है वो वाटर और सोलर एनर्जी के द्वारा होता है। तो सोलर एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल मतलब उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसका स्रोत कभी कम नहीं होता है। तो वो सोलर एनर्जी जो कि विद्युत का उत्पादन जितना अधिक उसको ही खपत हो रही है उतना ही उसका उत्पादन मानव अच्छे से कर सकता है। अब इसके बाद देखिए, प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभक्त किया गया है। पहले क्या किया गया? पहले संसाधन को 2 पार्ट बताया, एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक संसाधन को 2 पार्ट में, 2 सब क्लॉज में बताया गया है। उसमें क्या आता है? प्राकृतिक में एक है नवीकरणीय स्रोत, दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत वे नवीकरणीय स्रोत होते हैं जिनका स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, जैसे जिसकी खपत आप चाहे जितना करते रहें, जैसे जिन प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति सदैव बनी रहेगी, जो कभी समाप्त नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या आता है? जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सब कौन से स्रोत हैं? कभी ना ख़त्म होने वाले। जैसे जल है, पृथ्वी पर कितने % भाग जल का है? 71% जल है, तो जल की मात्रा पृथ्वी पर अधिक है तो जल समाप्त नहीं होएगा। ऐसे ही वायु पूरे वायुमंडल में फैली हुई है जिसकी खपत नहीं होएगी। तो सोलर, जैसे हमने बताया कि सौर ऊर्जा से और जल से भी विद्युत उत्पन्न होती है, तो ऐसे विंड एनर्जी बनती है, विंड के द्वारा मतलब हवा के द्वारा ही बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद आते हैं अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत में वो आते हैं
जिनका उपयोग समाप्त मतलब जिसकी जो खपत है या जिसके उत्पादन एक सीमित समय तक के लिए संभव हो सकता है, वे सभी स्रोत होते हैं अनवीकरणीय स्रोत। जैसे एक बार उपयोग करने पर जो समाप्त हो जाते हैं वे संसाधन कौन से कहलाते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। इसमें मुख्यतः क्या आता है? लोहा, कोयला, खनिज और जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वे सब आते हैं अनवीकरणीय स्रोत, क्योंकि एक के बाद इसका अधिक उपयोग करने से इनके सोर्स या इनके स्रोत समाप्त होने की संभावना होती है। अब इसके बाद देखिए आता है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब ये जो खनिज तेल है या इसमें जो भी खनिज प्राप्त हो रहे हैं तो धातु इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें एक आता है धात्विक खनिज किसे कहते हैं, दूसरा होता है अधात्विक खनिज कैसे कहते हैं। तो वे खनिज जिससे हमको धातु की प्राप्ति होती है वो होते हैं धात्विक खनिज, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, ये सब हमारे धातु कहलाते हैं ना। तो ये क्या होती है? ये धात्विक होती है। इसको क्या करते हैं? इसको पिघलाकर दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे सोने की कोई वस्तु है, आपने सोने की ईयररिंग ली, फिर उसको यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसको पिघला के आप रिंग बना सकते हो। तो सोने ही है, यूज़ हो गया ना, इसको दोबारा यूज़ कर लिया गया। अब इसी तरह जैसे कोयला, खनिज, तेल ये अधातु है, इसमें कोई धातु तो होती नहीं, ये अधातु होते हैं। तो इसको आप दोबारा थोड़ी ना यूज़ कर ले। जैसे कोयला है, आपने जला दिया, इसको दोबारा आप कोयले को फिर से कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये भी क्या होते हैं? जैसे ये अनवीकरणीय स्रोत में कोयला खनिज आ गया और नवीकरणीय में धातु वाले खनिज आ गए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या आता है? इसके बाद आता है संसाधनों का विकास। अब हमारे पृथ्वी पर संसाधन जो हमको प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है, इसका विकास किस प्रकार हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि हमेशा मनुष्य किस पर निर्भर प्रारंभ से ही प्रकृति पर निर्भर रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आदि मानव के काल में जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा हुआ था तो खाना खाना तो सबकी मूलभूत आवश्यकता है। तो वो कैसे खाना खाता था? तो जंगलों में रहता था, वहाँ पे पेड़ पौधों से प्राप्त जो फल मिलते हैं, कंदमूल मिलते हैं, शिकार के द्वारा। तो ये सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब तो प्राकृतिक संसाधन ही हुए ना। पानी पीना है, कहीं भी नहर के पास चला गया, वहाँ से पानी पी लिया, तो उसको हमेशा से यूज़ करते गया। अब उसके बाद जैसे जैसे उसने आविष्कार किया, जैसे पहले वो जंगलों में रहता था, फिर उसने धीरे धीरे शिकार करना सीखा, फिर आग की खोज किया, फिर उसने उसको क्या खाने को भून कर बनाना, मतलब खाना भून कर खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो झोपड़ी में रहने लगा, कृषि करने लगा। तो ये धीरे धीरे करके संसाधनों का विकास हुआ है। संसाधन है कौन सी? देखिए, अब उसने झोपड़ी बनाया तो ज़मीन का यूज़ किया, और खेती किया तो भी भूमि का यूज़ किया। खेती करने के लिए उसने बीज डाला, पानी डाला था। तो इसका विकास जैसे कि बुद्धि का किया, जिसके प्रकार बांटा गया है या हर क्षेत्र में वो समान है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं कि विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समान नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अगर कोई कहे कि ये प्रत्येक जगह समान है तो समान नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है और कुछ जैसे राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, तो वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ हुई है क्योंकि मरुस्थल में तो पेड़ पौधे निकलते नहीं हैं, ना ही कृषि होती है। और जैसे यूपी वाले साइड में या उत्तर भारत के क्षेत्र में आ जाइए, वहाँ क्या है, हिमालयन गंगा का विशाल मैदान है। तो विशाल मैदान जो है वो समतल है, वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। तो भूमि का वितरण या उसके प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हर एक जगह पर अलग अलग हुआ है। जैसे इसी की तरह बताया गया, कुछ क्षेत्रों की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, कुछ क्षेत्रों की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसी प्रकार वर्षा, कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। जैसे कुछ क्षेत्रों का तापमान बहुत अधिक होता है, जैसे कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण प्रत्येक जगह पर समान नहीं है। अब उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो संसाधन मानव के लिए दैनिक जीवन चलाने का, जैसे हम जानते हैं कि संसाधन मानव के लिए अत्यंत हमेशा से उपयोगी रहा है। तो संसाधन मानव के दैनिक जीवन चलाने के लिए आवश्यकता की पूर्ति करता है। भूमि, मिट्टी, खनिज, जल, ये सब मानव की दैनिक जीवन को चलाने के लिए ही है। इसके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं होता है। प्राकृतिक संसाधन या उद्योग के लिए
तो उद्योग के लिए कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता है? वो प्रकृति से ही मिलता है, जिसका उपयोग इंसान कोई भी वस्तु बनाने के लिए करता है और उससे धन अर्जित करता है। ऊर्जा संसाधन के लिए मशीन, यंत्र, वाहन चालक शक्ति, ये सब उद्योग भी ऊर्जा के से ही चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र को औद्योगिक यानी देश के विकास के लिए भी किसका उपयोग होता है? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आता है प्राकृतिक पर्यावरण और मानव का अंतर संबंध, यानी प्रकृति का जो हमारा जो पर्यावरण है उससे मानव के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जहाँ पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता है वहाँ मानव का विकास कम होता है। अगर कोई कहे कि इस जगह का पर्यावरण मानव के अनुकूल नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? मानव जीवन का जो मानव का विकास है वो अच्छी तरह हैं। भारत विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति जंगली उत्पादों पर निर्भर रहती है, परंतु कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक पर्यावरण के अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया। इनके घने जंगलों को साफ करके कृषि रोपण किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के विकास में मानव ने प्रतिकूल पर्यावरण की काफ़ी सीमा तक अपने जीवन के अनुकूल बना लिया है। जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर ने हरा भरा बना दिया गया। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस भी क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण मानव के अनुकूल होता है तो मनुष्य अनुकूल बना सकता है। जैसे कि देखिए पहले एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया, ये जो देश हैं ये कहाँ के हैं? ये मलेशिया और इंडोनेशिया है, ये घने जंगल हैं। यहाँ पे पहले घने जंगल पाए जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन घने जंगलों को साफ़ किया और वहाँ की जो भूमि है उसको कृषि के योग बनाया है। अब कृषि के योग बन गई तो उनसे उनको भोजन मिलने लगा और वहाँ के लोगों का जीवन आसानी से संभव हो सका। इसी प्रकार देखिए राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की तरफ घुमा दिया गया, जिससे राजस्थान को क्षेत्र को भी पानी मिलने लगा, किससे? इंदिरा गांधी नहर की वजह से उसको पानी मिलने लगा और वहाँ की विभिन्न आवश्यकताएं इस इंदिरा गांधी नहर द्वारा पूरी की जा सकती है। अब हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों किया जाए? संरक्षण से मतलब आता है कि उसका बचाव, हम उसको कैसे उपयोग में दोबारा ला सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव का जो जीवन है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है, उसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उस संसाधन के लिए या उसके संरक्षण के लिए निम्न उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण करके उनका लाभ लंबे समय तक उठाया, जैसे हम वाटर को कंजर्व करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, या ईंधन है, कोयला है, इसकी खपत यानी इसका उपयोग हम कम करेंगे तो हम आगे आने वाले भविष्य के लिए उसको बचा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और संसाधनों को लुप्त और नष्ट होने से बचाने के लिए जैसे खनिज तेल है, ये जीवाश्म ईंधन है, ये क्या है? ये एक लिमिटेड सोर्स है जिसकी सीमा है। अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कुछ लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगी, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, जिसके द्वारा बहुत सी परेशानियाँ हो जाएंगी। फिर इसका संरक्षण करके क्या वृक्ष, वनस्पति और जीव जंतुओं की नस्लों को नष्ट होने से बचाया जाता है। तो संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए? इन वृक्षों और वनस्पतियों, जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी करना चाहिए, भावी पीढ़ी को संसाधनों का लाभ पहुंचाने के लिए और उनके सुखद भविष्य बनाने, आने वाली पीढ़ियों को भी इन संसाधनों का यूज़ या उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। संसाधन का संरक्षण करके मानव औद्योगिक विकास के पथ को सुरक्षित और सुदृढ़ कर सकता है। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आइए एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या आता है? पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक उपहार क्या है? तो वह है प्राकृतिक संसाधन। तो पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक जो उपहार है वो किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाता है। जल किस श्रेणी में आता है? ये भी प्राकृतिक संसाधन में आता है। प्राकृतिक वनस्पति, जल, पवन, सागरीय लहरें, ये क्या कहलाते हैं? ये नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जल संसाधनों का जल विद्युत ऊर्जा में कितना % यूज़ में किया जाता है? तो वो 20% होता है। अब भूमि, जल, पवन, ये सब कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। वन्य जीव और मनुष्य, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। आदि मानव सभी अपनी आवश्यकता की पूर्ति किससे करता था? प्राकृतिक संसाधनों से ही करता था। नदियों पर बांध बनाकर जल अधिक उपयोगी में लाया जा सकता है। अब इसके बाद बच्चों आता है
सही गलत में निशान लगाने के लिए। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है, सही का मार्क करिए। वन एवं जंगली जीव जंतु अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है, तो गलत मार्क करिए। सतत पोषणीय विकास के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, गलत। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। संसाधन सीमित है तथा उनको सुरक्षित रखना चाहिए, सही। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा आप लोग।